प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के लिए वर्णों के उच्चारण स्थान का एक वीडियो लेके आया हूँ। यह मेरा दूसरा वीडियो है। इस सेक्शन से यानी इस खंड से वर्णों के उच्चारण स्थान से बोर्ड में 1 नंबर का प्रतिवर्ष सुनिश्चित है और प्रतिवर्ष यहाँ से 1 नंबर का आता है। उच्चारण स्थान है क्या? जैसा कि कल मैंने बताया था कि वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। स्वरों को मैंने पहले भी बोला है, छोटा आ से बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ और ये स्वर है। का से लेकर के ज्ञ तक यानी 33 वर्ण हमारे व्यंजन हुआ करते हैं। इन्हें कल हम विस्तार से आपको बता चुके हैं। फिर दूसरी बात आती है कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। पूरा हमारा जिस तरह शरीर एक छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना है, उसी तरह भाषा का एक शरीर होता है और इस भाषा के शरीर का सबसे पहला चरण यही होता है कि उसके स्वर, व्यंजन, फिर इनका उच्चारण कहाँ से ये बोले जाते हैं आखिर। और जब हम शब्दों के शुद्ध उच्चारण को बोलना और सीख जाते हैं तभी हम एक भाषा के विशेष जानकार माने जाते हैं। तो पहला सूत्र आपको सामने दिख रहे हैं और जैसा कि ये आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है और अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। तो आप लोग सबसे पहले सूत्र को देखें। सूत्र लिखा है अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। इसमें देखेंगे तो 3 शब्द दिख रहा है। पहले अ, कु और ह। निश्चित रूप से समझ रहे होंगे अ, कु और ह। अ का मतलब हो गया छोटा आ, बड़ा आ। वैसे संस्कृत में 18 प्रकार के आ होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उसे आपको नहीं समझना है। तो यहाँ पर जो भी छोटा आ, बड़ा आ या प्लुत में जो आ के बाद 3 लिख के दिख रहा है, ये प्लुत, ये सभी किसी तरह का अगर स्वर है आ तो ये इनका उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से। कु, कु का मतलब हो गया कि का, ख, ग, घ, अंगा। और सूत्र में लिखा है अकुह। ह का मतलब होता है विसर्ग। विसर्ग का मतलब जो 2 इस तरह के जो बिंदु बने होते हैं, जैसा कि सेक्शन में विसर्ग को ही संस्कृत में विसर्ज कहा जाता है। तो वो इसका उच्चारण कंठ से। कंठ है कहाँ? कंठ सभी जिसको हम ग्रीवा करते हैं, गाँव की भाषा में देखा जाए तो इसको हम लोग लमाड़ा भी बोलते हैं। और निश्चित रूप से जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारा कंठ झनझनाता है। तो इस तरह भी हम जान सकते हैं कि जब अकु, छोटा आ, कु माने क, ख, ग, घ, अंगा और ह, इनमें से कोई पूछता है तो इसका उच्चारण जो है कंठ से होता है। बोर्ड में पूछता किस तरह है? बोर्ड में पूछता इस तरह है कि ग का उच्चारण स्थान लिखिए। अगर पूछ लिया कि ग का उच्चारण स्थान लिखिए तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। पूछता है ग तो आप लिखना, आप पढ़ लिया कि कु वर्ग में आता है क, ख, ग, तो सीधा सीधा आपको बोर्ड में लिखना है कि ग का उच्चारण है कंठ से होता है। आप इस तरह का उत्तर देंगे। बाय द वे पूछ लिया आपका कि घ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो घ के लिए भी जब आपको याद है कि क वर्ग में ही आता है क, ख, ग, घ, तो सीधी सी बात है इसका भी लिख देंगे कि इसका भी उच्चारण कंठ से होता है। इस तरह हम चलते हैं एक दूसरे सूत्र पे। जिस सूत्र दिख रहा होगा इचुईसा नाम तालु। सूत्र लिखा हुआ है आपके सामने, इचुईसा नाम तालु। इसके लिए भी सीधे सी बात है, सूत्र में लिखा है, पहले देखेंगे ई चूसा नाम तालु में ई, दूसरे अक्षर पर लिखा है चू या और एक लिखा है सा। तो इसमें क्या समझना है? ई का मतलब है छोटी ई, बड़ी ई और भी जो ई है। चू का मतलब हो गया, जैसे उसमें भी कु का मतलब क, ख, ग, घ, अंगा पढ़े थे, तो चू का मतलब है च, छ, ज, झ, इया या। और ये एक सा दिख रहा है, ये सा, ये सा, जो स से शरीफा है। यानी संस्कृत में 3 तरह के स्वर आएंगे। तो अभी ये पहला स्वर आया है, तो आप जब च से लेकर के इया तक पढ़ते हैं तो आपकी जीभ ऊपर तालु को छूती है। पढ़ के देखें, जैसे च, छ, ज, झ और शरीफा को शरीफा। तो यहाँ पे आपकी जीभ स्पर्श कर रही है, तो इससे ही पकड़ लीजिए कि ये तालु वर्ण है। जैसे अगर परीक्षा में पूछ लिया कि ज का उच्चारण स्थान बताइए। अब ज का उच्चारण स्थान, अगर मान लीजिए सूत्र याद है
च इचु ईशानम तालु चू में आता है तो ठीक है, नहीं अगर याद है कि च छ ज पढ़ने के समय हमारा जो है जीभ दांत के ऊपर यानी तालु में स्पर्श करती है, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे कि ज का उच्चारण स्थान तालु है यानी तालव्य वर्ण है। इसी तरह इस सा का भी उच्चारण अगर पूछता है तो ये भी आपका तालव्य वर्ण है। फिर से एक तीसरा सूत्र आपको दिख रहा होगा सामने, और इस सूत्र को भी आप अच्छे से समझिए। इस सूत्र में लिखा है उपूप मध्यमानी नाम ओष्ठव। उपूप मध्यमानी नाम ओष्ठव यानी उ और पू। पू का फिर से मतलब वही है, पू का मतलब आप समझ लीजिएगा कि प फ ब भ म और उ। जब हम उ बोलते हैं और प से म बोलते हैं तो हमारे दोनों ओठ आपस में लड़ते हैं। बोल के देखिए, प से म प फ ब भ म और उ, तो ओठ लड़ते हैं। तो इस तरह ओठ लड़ने से या आपस में संघर्ष करने से ये ओष्ठ वर्ण है। पता लगा कि बोर्ड की परीक्षा में आपसे पूछा कि आप जो है बा का उच्चारण स्थान बताइए। अगर आपको याद है सूत्र ठीक है, नहीं तो बा प फ ब आपने पढ़ा और पढ़ करके देखा कि हमारे होठ तो आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम लिख देंगे कि ये ओष्ठ वर्ण का उच्चारण स्थान कर रहा है। इसी तरह फिर एक और सूत्र आपके उसमें है ऋतु रसाणाम मूर्धा। सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये दिख रहा है। इसमें आपका पहला अक्षर री से छोटी री बड़ी री। टू का मतलब फिर से उसी तरह, टू माने हो गया ट ठ ड ढ अड़ा, और ये र बच रहा, और एक सा जिसको हम खटकोण का ख पढ़ते हैं ककारा में, बेसिकली ये स हुआ करता है, ये एक सा है। तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा? लिखा है कि मूर्धा। मूर्धा क्या है? मूर्धा हमारी जहाँ जीभ कंठ के पीछे समाप्त होती है वो स्थान जो है, यानी सिर के बीचों बीच का जो भाग गर्दन से नीचे कंठ की तरफ छू रहा है, या सीधा अगर देखा जाए तो वो भाग मूर्धा है। तो इस तरह अभी आपने एक शरीफा वाला सा आया, इधर पुनः ये वाला सा आ गया जिसको हम लोग खटकोण का ख पढ़ते हैं, लेकिन ये सा है, ये मूर्धा से बोला जाता है। इसके लिए भी सूत्र रट लीजिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री पढ़ लिया तो टू माने ट ठ ड ढ अड़ा, और ये वाला सा इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। ऐसी अवस्था में बोलते समय हमारी जीभ आधा मुड़ जाती है और पीछे की तरफ जाती है। तो वर्णों के उच्चारण को जैसा कि पाणिनि ने व्याकरण में कहा है, हमें वैसा ही सीखना है, वैसा ही बोलना है। अगर कोई इसको अपने स्वच्छंद भाव से बोलना चाहे तो वो गलत हो जाएगा। फिर एक नया सूत्र आपको है ऋतुलसानाम दंत्यः। शुद्ध रूप से सूत्र में थोड़ा सी गलती है, ऋतुलसानाम दंत्यः। तो इसमें इसका उच्चारण स्थान दंत। दंत का मतलब होता है दांत, और इसमें देखेंगे तो ली है, और तू का मतलब हो गया फिर से उसी तरह त थ द ध न, और एक सा आ गया जिसे आप सादा सा बोलते हैं, सरौता वाला सा बोलते हैं। तो इसको जैसे तू से जब ता थ द धा बोलते तो हमारी जीभ आकर के दांत के आगे के हिस्से पे छूती है, लड़ती है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दंत्य वर्ण यानी दंती वर्ण। जैसे बोर्ड में पूछ लिया कि ता का उच्चारण कहाँ से है, चूँकि त आपने सूत्र रटा है तो ठीक है, नहीं अगर पढ़ लिया कि ऋतुलसानाम दंता, या पढ़ के देखें तो जीभ आके स्पर्श कर रही, तो इसको हम लिख देंगे कि ये दंत्य वर्ण है। सादा सा को पूछ लिया तो भी हमने लिख दिया कि ये जो है कि ये आपका जो है दंत्य वर्ण है। तो इसी तरह तू में आ गया त थ द ध न, अगर कोई पूछता है तो इसको भी हमने लिख दिया कि ये दंत्य वर्ण है। हमारी जीभ आगे आकर के स्पर्श करती है। एक चीज़ और इसी में हमें समझना है कि जो वर्णों के सभी अंतिम अक्षर हैं, हमारे जितने भी वर्णों के अंतिम अक्षर हैं, जैसे कि आप अभी का अंतिम अक्षर क्या होता है? अंगा। चा का अंतिम अक्षर क्या होता है? यहाँ। फिर आपने ट का अंतिम अक्षर होता है अड़ा। ता का अंतिम अक्षर क्या होता है? ना। और पा का अंतिम अक्षर होता है मा। जब इनको अलग से कभी पूछा जाता है तो ये पांचों अक्षर चूँकि नाक की सहायता लेके बोले जाते हैं, इसलिए ये नासिका वर्ण के उच्चारण के अंतर्गत आते हैं। यदि परीक्षा में अलग से कभी पूछे कि ना का उच्चारण स्थान बताइए तो आप नासिका लिखेंगे कि इनका उच्चारण जो है अनुनासिक यानी नासिका से नासिका यानी अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, जिनको अनुनासिक भी लिख सकते हैं। और इसी तरह यदि यहाँ का पूछे तो वो भी लिख सकते हैं। अंगा का पूछे
अलग से, तो वो भी नासिका वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जबकि ये दोनों मिले हुए होते हैं, उधर से अपने कंठ को भी लेते हैं, इधर नासिका। यानी हर वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? अंगा। च का अंतिम वर्ण क्या है? इया। ट का अंतिम वर्ण क्या है? अण। ता का अंतिम वर्ण क्या है? न। और प का अंतिम वर्ण है मा। यानी ये पांचों नासिका हैं, नाक की सहायता से बोले जाते, इसलिए नासिक वर्ण है। एक चीज़ और बस समझना है, एक बहुत ही बेसिक बात है और बहुत ही जानकारी होनी चाहिए आपको, कि अभी आपको ने पढ़ा कि स, फिर आपने पढ़ा ये वाला स, फिर आपने पढ़ा जो है ये स, और फिर आपका ये हा। ये जो आपके अक्षर हैं स स स ह, स स स ह, अगर इसको कभी अपनी मुंह जो है खोल करके और हथेली पर अगर इन वर्णों को बोलें तो आपके मुख से गर्म सांस आती है। इसलिए ये पांचों ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अक्सर परीक्षा में पूछता है कि किन्हीं एक ऊष्म वर्ण को बताइए। यानी ये तीनों स और ह, जब आप इनको बोलते हैं, अगर आप अपने पास हथेली या हाथ को लगा करके मुंह से बोले तो आपके मुख से गर्म सांस निकलती है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये ऊष्म वर्ण है। निश्चित रूप से कक्षा 10 के लिए, बोर्ड की परीक्षा के लिए, या जो सिलेबस में है इतना ही है। इतना पे समझने पर आपकी परीक्षा में आपको पूरे के पूरे कहीं से भी अगर आता है आपको मिल जाएगा। एकदम आप निश्चिंत रहें, एकदम व्यवस्थित हो जाएं, सूत्र को रट लें या इसका तरीका सीख लें। जैसे मैंने उच्चारण को बताया, हर तरीके से इसको दिमाग में रख लें। आपका यहाँ इस एरिया से, इस क्षेत्र से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे और भी विस्तार से इसको जब आवश्यकता पड़ेगी तो बताएंगे। इतने पे ही आपका काम हो जाएगा। सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और मैं अगली वीडियो फिर आपको दूंगा जो होगी संधियों पे आधारित, थोड़ी सी लंबी चलेगी। बाकी आप लोग बहुत केयरफुल रहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। धन्यवाद।